हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज तालमिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निकुंज, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे कल के स्टार परफॉर्मर जो कि इंडिगो था उस पर राय जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस कंपनी को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। हमने इसके बारे में काफ़ी चर्चा भी की थी, एक स्पेशल शो भी किया था। अब जो भरोसा आ रहा है सर, जिस तरीके का इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है या ब्रोकरेजेस का सपोर्ट है, या कंपनी ने एनालिस्ट कॉल में बताया कि आगे जाके सर्विसेज बेटर करनी है, मार्केट शेयर गेनिंग पे उनका फोकस है, आप कैसे देख रहे हैं इंडिगो को एज अ प्ले इन डोमेस्टिक एयरलाइंस? देखिए, अगर मैं बोलूँगा कि इंडिगो इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट रन एयरलाइंस इन द वर्ल्ड, में नया कुछ नहीं बोलूँगा। इंडिगो के अंदर 2 या 3 चीज़ें हुई हैं। फैक्टर नंबर 1, जो प्रमोटर स्टेक का जो ओवरहैंग था वो कम होने लगा है, बिकॉज प्रमोटर के पास अब इसके 2 प्रमोटर्स थे। मैं दर्शकों को मैं बता दूँ, 1 प्रमोटर हैज़ डिसाइडेड टू एग्जिट इंडिगो कम्प्लीटली। अब वो ओपन मार्केट में अपनी जो ओनरशिप है वो रिड्यूस कर रहे हैं। एक बड़ा ब्लॉक खत्म हो गया, सप्लाई का ओवरहैंग अभी शॉर्ट टर्म में खत्म हो चुका है। दूसरी, अगर आप देखें तो जिस स्पीड से हम देख रहे हैं कि इंडियंस आर नाउ मूविंग फ्रॉम रोड ट्रैवल टू एयर ट्रैवल और ट्रेन ट्रैवल टू एयर ट्रैवल, आई थिंक इज़ इनक्रेडिबल। एक ज़माना होता था जहाँ पर एयर ट्रैवल को हम लग्जरी बोलते थे, मगर अब वो नेसेसिटी हो चुका है। तो एक बड़ा चेंज आया है प्रेफरेंस को लेकर के। तीसरा, इंडिगो बाहर भी जा रहा है, और फ्रैंकली एक बहुत रेयर मैंने देखा है कि एक कंपनी जो एक डोमेस्टिक मार्केट में फोकस करता था, एक सिंगल लाइन ऑफ प्लेन्स होते थे उसके पास, एयरबस, अब वह ग्लोबली भी जो उन्होंने नए रूट्स चालू कर रहे हैं, उनके अंदर उन्होंने बोइंग की फ्लीट को यूज़ करा है, उनके अंदर उनके जो लोड फैक्टर्स आ रहे हैं काफ़ी इंप्रेसिव हैं। और तीसरा, जिस स्पीड से नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जिस स्पीड से हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे टाउन्स के अंदर एयरपोर्ट और एयर कनेक्टिविटी आ रही है, जिसकी वजह से एक पूरे सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि बड़ा गेन आ रहा है। मेरा यह मानना था कि जब टाटा ने एयर इंडिया लिया था, वह 1-1.5 साल के अंदर वहाँ पर काफ़ी उसके अंदर चेंजेस लाएंगे, मगर अभी उन्होंने भी ऐसा नहीं करा है जिसको हम डिस्ट्रप्टिव बोल सकते हैं। जो फियर था मार्केट के अंदर कि भाई टाटास के आने के बाद एक मार्केट के अंदर एक फियर आएगा, क्या एक वॉर इन द स्काइज हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के इंडिगो अब एक प्रकार का बेट हो चुका है राइजिंग इंडिया पर, एफ्लुएंट इंडिया पर, न्यू इंडिया पर। और क्योंकि क्रूड के दाम भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी रेंज बाउंड है, काफ़ी प्रिडिक्टिव रहे हैं कुछ समय से, तो इसको लेकर के भी बड़ी समस्या इंडिगो में देखने को नहीं मिल रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सृष्टि की, इस पूरे सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम हो गया। एक ज़माना आता था कि जब एयरलाइन के प्राइसेस ऊपर जाते थे तो मिनिस्ट्री से या फिर डीजीएसी से आ जाता था, भाई ये लिमिटेड प्राइस है, इसके ऊपर आप जा नहीं सकते हो, आप ये आयकर नहीं लगा सकते हो, आप ये चार्जेस नहीं लगा सकते हो, आप ये सब चार्ज नहीं ले सकते हो। अब इंटरवेंशन गवर्नमेंट का सेक्टर के अंदर एकदम ज़ीरो सा हो गया। सर हाँ, प्राइवेटाइजेशन एयरपोर्ट्स का भी हम देख रहे हैं कि कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं, तो ओवरऑल पूरे सेक्टर पे नहीं, इस सेक्टर के अंदर जब फेयर्स ऊपर जाते थे तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ जाता था, अब इससे ऊपर दाम नहीं बढ़ा सकते हैं, ये आपकी अपर लिमिट है। लास्ट वीक आई हैड टू ट्रैवल, इट वाज अ लेट मिनट ट्रैवल। मैं और अजय एक मीटिंग के लिए गए थे। देयर टिकट्स फॉर 10,000 to 12,000 रुपीज़ वन साइड फॉर दिल्ली बॉम्बे, और इसके अंदर हमें देना पड़ा बिकॉज हमारे एक अर्जेंट ट्रैवल आ गई थी। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अब डिमांड सप्लाई की वजह से सेक्टर की प्राइसिंग डायनामिक हो चुकी है। जो जब एक काफ़ी उछाल जब आता था, हम देखते गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ जाता था, इसके अंदर अब वह नहीं आ रहा है। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। कल आपने एक पॉइंट बोला था कि छोटों से लड़े नहीं और बड़ों से डरे नहीं, यानी कि बड़े शेयर्स जो है अभी भी आपके लिस्ट में होना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए, और छोटों से लड़े नहीं। मैंने लिख रखा है सर ये, और मैं कल दिन भर इसी चीज़ को मैं देखता भी रहा कि मार्केट के अंदर के स्मॉल कैप वगैरह में क्या करें और फ्रंट लाइन में क्या करें। सर एक ही चीज़ है, आपने कल कहा ना कि बड़ों से डरे नहीं। सर इन्हीं बड़ों शेयरों में ना रीबैलेंसिंग हो रही है। एक बड़ा शेयर यूपीएल निफ्टी से बाहर जा रहा है और श्रीराम फाइनेंस निफ्टी के अंदर आ रहा है। इन दोनों पे आपका टेक, अगर आप इन दोनों कंपनीज को सेपरेट बता पाएंगे तो ठीक, अदरवाइज रीबैलेंसिंग का टोटल बता दीजिए, इन दोनों के बाहर आने से, एक के बाहर आने से और एक के अंदर आने से कितना फर्क पड़ने वाला है। डीबी देखिए, इंडिया के अंदर निफ्टी फंड्स हैं वो डोमिनेंट नहीं है इंडिया के अंदर, अनलाइक ग्लोबल फंड्स जहाँ पे हम पैसिव इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा देखते थे, वैनगार्ड के फंड्स हैं, ब्लैक रॉक के फंड्स हैं। इंडिया के अंदर निफ्टी को लेकर के इतनी बड़ी इतने बड़े फंड्स नहीं हैं। तो रियल इम्पैक्ट मेरे हिसाब से इन स्टॉक्स में आ चुका है। जब ये अनाउंसमेंट आई थी श्रीराम
श्रीराम के अंदर और यूपीएल के अंदर हमने देखा वो इम्पैक्ट आ चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि आज इनकी एंट्री और एग्जिट की वजह से इनके अंदर बहुत बड़ा कोई परिवर्तन आएगा। हाँ, इंडिविजुअली कंपनीज़ की अगर बात करें तो यूपीएल ने डिसअपॉइंट करा है जी। इस कंपनी से उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, मगर इन्होंने जो एक्विजिशंस करे हैं, जिस प्रकार से इनका डेट मूव कर रहा है, जिस प्रकार से इनके ग्लोबल बिजनेसेस हैं, मामला वहाँ पर कोई बहुत बढ़िया नहीं लग रहा। आई थिंक यूपीएल ने जो गलती करी थी वह करी थी दैट पीक ऑफ द लास्ट साइकिल दे जस्ट वेंट ओवरबोर्ड विद द ग्लोबल एम्बिशन। छोटे छोटे एक्विजिशंस करे, बड़ी कंट्रीज़ में जाके बड़े एक्विजिशन करे, डेट को बढ़ाया, प्रमोटर की कुछ निजी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो मेरी बुक के अंदर एक कंपनी जिसने डिसअपॉइंट करा है, लगातार डिसअपॉइंट करा है, वह यूपीएल। गाइडेंस को भी ये बीट नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक 2 बार इन्होंने आकर के FY24 में गाइडेंस को ट्रिम डाउन करा है, तो वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है। श्रीराम की जहाँ तक बात करते हैं, देखिए वह एक अच्छी कंपनी है, रिस्क मैनेजमेंट बढ़िया है, निम्स उनके बढ़िया हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़िया है, ग्रोथ बढ़िया है, और सीवी के अंदर जो अपटिक है उसके अंदर इनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हम श्रीराम को अगर हम देखें ना, तो हम इसको बिग लीग में कभी भी हम बात नहीं करते। लेकिन जब निफ्टी 50 में आप आ जाते हैं, एक बिग लीग का स्टॉक हो जाता है। मगर इतने सालों से डिम्पी हम मार्केट्स ट्रैक कर रहे हैं, तो हम या तो प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं या बड़ी एनबीएफसीज की बात करते हैं, मगर मैं भूल जाते हैं कि भाई श्रीराम ने भी क्या उछाल मारी है। आई थिंक अगर मैं आपको डेटा दिखाऊँ, मेरे को एक मतलब अगर आप 15-20 साल का ग्राफ देखें, प्रोड्यूसर साहब फायर करें श्रीराम ट्रांसपोर्ट का, कहाँ से ग्राफिक है हमारे पास? 2010 से हमारे पास ग्राफिक श्रीराम का होगा सिस्टम के अंदर। ये तो इन्होंने फायर करा है, अब उम्र हो रही है तो थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ेगा। देखिए जी डिम्पी, कहाँ से ग्राफिक दिख रहा है डिम्पी आपको? ये 2003 से ग्राफिक दिख रहा है। 2007-2009 से चलना शुरू हुआ है। हाँ। ये है सर श्रीराम फाइनेंस। जी हाँ, तो 2003 से अगर बात करें तो आप ये देखिए कि 2007 से लेके 2009 के बीच से शुरू हुआ है। हाँ, और देखिए कितना परसेंटेज गेन आया डिम्पी, देखिए सर स्क्रीन पे, मुझे दिख नहीं पा रहा है सर। इसमें मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसका परसेंटेज गेन है करीब सर ये है 9,000% है सर। देखिए 9,000% का गेन है जहां से चला है। चिराग तले अंधेरा, एक ये इतना बड़ा मल्टी बैगर रहा है, मगर हम इसकी बात नहीं करते। सर इसी तरह से यूपीएल भी आपको मैं दिखाऊं सर, एक बार देखें आप। यूपीएल आप जो भी बात कर रहे थे ना कि नहीं चला, उसने डिसअपॉइंट किया है, ये सर मैं आपको यूपीएल दिखाता हूं। और एक बार जरा चार्ट भी दिखाइए यूपीएल का, और मैं दिखाता हूं सर, इसने अपने हाई से करीब 46% का लॉस दे दिया सर। जी हाँ, अपने हाई से करीब 46% का लॉस है इसका। इस कंपनी ने लगातार डिसअपॉइंट करा। विनीत आई थिंक इस कंपनी को ट्रैक भी करते, तो विनीत से जरूर आप राय लीजिएगा। मतलब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि एक अव्वल नंबर की कंपनी, जो कि एक प्रकार का कोहिनूर माना जाता था, जो एक वेरी वेल एफिशिएंट ग्रुप की कंपनी थी, मगर इन्होंने कुछ बिजनेस डिसीजंस ऐसे लिए जिसकी वजह से इनके बैलेंस शीट में डेट आ गया और ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो गया। श्रीराम ने अपनी बैलेंस शीट को केवल फोकस में रखा, हमेशा वह केवल सेकेंड हैंड सीवी फाइनेंस में लगे रहे, एक्सीलेंट रिस्क मैनेजमेंट करा, IL&FS क्राइसिस से निकले, 2000 के क्राइसिस से निकले, 2020 के क्राइसिस से निकले, और हमारे सामने कितना बड़ा मल्टीबैगर पैदा हुआ है जिसकी हम बात नहीं करते। हम अक्सर मल्टीबैगर की बात होती है एनबीएफसीज में, तो हम अक्सर बात करते हैं जी बजाज फाइनेंस की, हम अक्सर बात करते हैं HDFC बैंक की, मगर वही जो मैं हिंदी में कह रहा था, दोबारा बोलूँगा कि चिराग तले अंधेरा, इतना बड़ा मल्टीबैगर हमारे सामने क्रिएट हुआ, निफ्टी में आ रहा है, मगर आई थिंक एक्सेप्टिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल स्टिल डू नॉट रियली ओन दिस स्टॉक। बिल्कुल, तो ये एनालिसिस आपके लिए श्रीराम फाइनेंस और यूपीएल पर, इनफैक्ट काफ़ी सारे दर्शकों के हम सोशल मीडिया पर सवाल भी देख रहे थे कि कल जो निफ्टी में रीजिंग होने वाला है, यूपीएल, श्रीराम फाइनेंस, ऐसे स्टॉक्स पर क्या असर पड़ेगा, उसका एनालिसिस हमने आपके सामने भी रखा। निकुंज सर, एक और चीज़ बाजार में जो इस वक्त चल रही है वो है एक के बाद एक जो ब्लॉक डील्स हो रही हैं। कल मैनकाइंड फार्मा, आज भी उसके चलते CDSL और एस्टर DM जैसे स्टॉक्स फोकस में हैं। क्या नज़रिया बन रहा है आपका इन ब्लॉक डील्स पर? देखिए, ब्लॉक डील आप पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी मार्केट। आप आज अगर आप देखें तो पिछले 1-1.25 साल से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आ चुकी है। ब्लॉक डील्स की होती हैं, देयर इज़ अ बिग बायर एंड देयर इज़ अ बिग सेलर। बिग बायर होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बिग सेलर होते हैं वो तो या प्रमोटर होते हैं या फिर कोई बड़े फंड्स होते हैं। तो ब्लॉक डील्स का प्रमुख कारण इस समय है कि मार्केट्स के अंदर डोमेस्टिक फ्लोज इस समय काफ़ी ज़्यादा हैं, और ग्लोबली हम देख रहे हैं जो पैसा आ रहा है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू आ रहा है। तो ब्लॉक डील मेरे हिसाब से एक प्रकार का इंडिकेशन भी आपको दिखा
समझा रही हैं कि किस प्रकार से इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इस समय काफ़ी ज़्यादा है। कई बार क्या होता है पूजा, जब बंच्ड अप ब्लॉक डील्स आ जाती हैं तो मार्केट के अंदर थोड़ी लिक्विडिटी निकल जाती है। मिसाल के तौर पर हमने मार्च के महीने में देखा 3 या 4 बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं। इंडिगो में प्रमोटर ने बेचा, उसके बाद हमने देखा आईटीसी के अंदर बैट ने बेचा, उसके बाद हमने देखा था कि और भी 2 ब्लॉक डील्स हुई हैं, बैट की हुई थी, इंडिगो की हुई थी, आज एस्टेडियम की होगी। हाँ एस्टेडियम की है। तो कुल मिलाकर के मार्च 10 से मार्च 20 में 40 से 45 हज़ार करोड़ रुपए की ब्लॉक डील्स हुई हैं, जिसकी वजह से नियर टर्म में हमेशा लिक्विडिटी चली जाती है। मगर ब्लॉक डील मेरे सबसे अच्छा संकेत है। बायर को लगता है कि वह वैल्यू है, सेलर को लगता है कि वहाँ पर उसको कैश की रिक्वायरमेंट है, वह सेल कर रहा है। तो ब्लॉक डील आ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी मार्केट, उसमें हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उस पर अपनी राय रखी, अपना एनालिसिस दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।